जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गिरवी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रात के 11:30 बज रहे हैं। आप कब तक घर आएंगे? सुबह खुशी और सोनू का स्कूल भी होता है। मुझे उनका टिफिन रेडी करने के लिए सुबह 5 बजे उठना होता है। मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपका खाना लगाकर टेबल पर रख देती हूँ। विभा ने अपने पति अनुराग से सहज लहजे में फोन पर कहा। वह जानती थी कि अगर उसने पत्नी का हक समझते हुए अनुराग को जल्दी घर आने को कहा तो वह फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर देगा। मेरे आने तक जगती रहना, गरम पराठे ही सेक कर देना। मैं कोई ठंडा खाना नहीं खाने वाला, अनुराग ने कहा। पर आपको समय का ध्यान भी तो रखना चाहिए। घर से बाहर इस वक्त आप जरूरी काम तो कर नहीं रहे होंगे, दोस्तों के साथ ही मौज कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर आपका और इंतजार करूंगी, फिर सो जाऊंगी, विभा ने स्पष्ट रूप से कहा। रात 12 बजे अनुराग घर आता है। फ्लैट था, इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं था। कैमरे लगे थे, 24 घंटे की सिक्योरिटी थी, इसलिए विभा ने मेन गेट अंदर से लॉक नहीं किया था। अनुराग दरवाजा खोलकर अंदर आता है। डाइनिंग टेबल पर ढकी हुई खाने की थाली देखकर जोर से चिल्लाता है, विभा, विभा, उठाओ अपना यह खाना और दोबारा गर्म करके लाओ। उसकी आवाज से विभा तो जगी नहीं, पर अनुराग की माँ अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, कब से सो गई है बहू? लाओ मैं ही खाना गर्म करके ले आती हूँ। बहू को तो तेरी कुछ फिक्र नहीं है, पति ने खाना खाया या नहीं, पर वह महारानी खा पीकर घोड़े बेचकर आराम से सो गई। अब मुझे ही इस उम्र में अपने बेटे का ध्यान रखना होगा। अनुराग की माँ सियाजी बोली और अपने बेटे को समझाने की बजाय उन्होंने उसे और भी भड़का दिया। अनुराग गुस्से से लाल पीला होता हुआ विभा के पास गया और सोए हुए ही उसका हाथ खींचकर उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा इंतजार करने को। तुम सो कैसे गई? पति के लिए गर्म खाना तक नहीं लगा सकती। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने। जाओ अभी के अभी गर्म खाना परोसो, अनुराग ने कहा। रात 11 बजे तक मैं आपका इंतजार कर रही थी, फिर गर्म पराठे सेक कर कैसरोल में रख दिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज काम वाली भी नहीं आई थी। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाना भी होता है। अगर इस वक्त आप बाहर से मेहनत करके आए होते तो मैं बेशक आपका इंतजार करती, पर आपने तो वैसे भी दोस्तों के साथ ड्रिंक के साथ स्टार्टर के नाम पर काफी कुछ तो खा लिया होगा, तो पूरा खाना खाकर ही आना चाहिए था ना। बेवजह रात के 12 बजे हंगामा करने का क्या मतलब? रोज रोज मैं इंतजार करके थक चुकी हूँ। मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है, विभा ने कहा। अनुराग ने फिर एक थप्पड़ विभा के गाल पर जड़ दिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा से खाना गर्म करके परोसो और गर्म पराठे सेकना, नहीं तो तेरे भाई को फोन लगाता हूँ, अनुराग ने कहा। विभा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बहू, अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से मेरे बेटे के लिए खाना परोसो। वो बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर आता है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालता है। बदले में तुम्हारी किटकिट से परेशान होकर उसने हाथ उठा भी दिया तो ऐसा क्या हो गया जो आंसू बहा रही हो? सास सियाजी बोली। इतने में विभा की छोटी ननद दीपा भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या भाभी, यह रोज का तमाशा है आप लोगों का। चैन से सोने भी नहीं मिलता इस घर में, दीपा बोली। जाओ भाभी किचन में, 2 मिनट के अंदर खाना नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देंगे। विभा आंसू पोंछती डाइनिंग टेबल पर रखी थाली किचन में ले जाती है, पराठे के लिए दोबारा से आटा लगाती है और एक तरफ स्टोव पर सब्जी गर्म करने रखती है। बेटा जल्दी घर आया करना। आते ही बहू को 2 बार थप्पड़ मार दिया। एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर लेगा क्या? कहीं बहू ने अपने मायके वालों को खबर कर दी या सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली गई तो तेरी बहन की भी शादी होनी बाकी है। बात फैलते देर नहीं लगती, सियाजी ने कहा। जिसने पहले आग लगाई थी अब आग को बुझाने चली थी। अरे कहीं नहीं जाने वाली यह, बाप तो है नहीं इसका,
मायके में सौतेली माँ है और साथ में सौतेला भाई, वह भी अपनी पसंद की बीवी लाकर बैठा है। इसे तो यही बितानी होगी पूरी जिंदगी। शादी के शुरुआत से ही तो आपने कह रखा था कि पत्नी को दबाकर रखना, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। पहले भी तो उस पर कई बार हाथ उठा चुका हूँ। अनुराग ने कहा, अरे तेरे मारने से हाथ पैर में कहीं ज्यादा चोट आ गई तो घर के काम कौन करेगा? हमसे तो नहीं होते अब घर के काम। जब से इसकी भाभी आई है, हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार मायके से फोन विवाह के पास आ ही जाता है। बातों बातों में बहू ने एक की दो करके बता दी तो सियाजी बोली। इतने में विवाह गर्मा गर्म खाना ले आई। अनुराग ने एक निवाला खाया ही था कि थाली को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है, नमक भी तेज है। 9 साल हो गए शादी को, पर ढंग का खाना बनाना नहीं आया। इतना बोलकर अनुराग कमरे में चला गया। जब पेट में जगह ही ना हो तो भरी थाली भी आकर्षित नहीं करती। हमेशा की तरह विवाह लग गई सफाई करने और सास और ननद चली गई अपने कमरे में। अनुराग अक्सर ही बहुत बदतमीजी से विवाह के साथ व्यवहार करता। विवाह और अनुराग की शादी को करीब 9 साल हो चुके थे। उन्हें एक 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था। अनुराग के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उसके ऊपर अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। एक बहन की शादी उसने 3 साल पहले कर दी थी। अब छोटी बहन दीपा भी शादी लायक हो चुकी थी। विवाह जब मात्र 4 साल की थी, तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी से चल बसी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ विवाह के साथ सामान्य व्यवहार रखती, ना ज्यादा प्यार दुलार करती और परेशान भी नहीं करती। बेटे के होने के बाद वह अपने बेटे की परवरिश में ही लगी रहती। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अनुराग का रिश्ता विवाह के लिए आया। अनुराग के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की गई। बस उसके पास अपना घर था, अच्छी नौकरी थी, यही विवाह के पिता के लिए काफी था। अनुराग और विवाह की शादी के बाद अनुराग की मां ने सोचा, बहू आने के बाद उनका महत्व घर और बेटे के जीवन में कम ना हो जाए, इसलिए अपने बेटे से वह हमेशा पत्नी पर काबू रखने को कहती। वह कहती कि पत्नी को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, नहीं तो सर पर चढ़ जाती है। सियाजी बहू बेटे को आपस में ज्यादा समय भी बिताने नहीं देती। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती, ताकि पति पत्नी एक ना हो जाए। अनुराग शादी के बाद भी दोस्तों के साथ खाने पीने में ही समय बिताता। रोज देर रात घर आता। सियाजी बेटे को समझाने की बजाय बेटे को ही बहू के खिलाफ भड़काती। विवाह घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। सच कहते हैं लोग, मर्द अगर कान का कच्चा हो तो उसका घर कभी नहीं बस सकता। सास अगर अपने बेटे को बहू के साथ नहीं देख सकती तो घर घर जाकर उसके लिए लड़की क्यों देखती है, उसकी शादी क्यों करवाती है। बच्चे होने के बाद विवाह का ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की परवरिश और घर के कामों में ही बीतता। उस पर भी रोज पति के हाथों किसी न किसी बात पर पीटती। उसे पता था मायके में पिता है नहीं, सौतेली माँ है, जिन्होंने शादी के वक्त ही उससे कह दिया था कि राजी खुशी 2-4 दिन के लिए मायके आओगी, तभी मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मायके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। विवाह पति पर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी डिपेंडेंट थी, इसलिए बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। कुछ दिनों बाद विवाह के पास उसकी भाभी शिखा का फोन आता है। नमस्ते दीदी, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो या दुखी हो। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझो। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बता सकती हो, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। दीदी, मेरी शादी के वक्त जीजाजी और आपकी सास को मैंने आपके ऊपर गलत शब्दों का उपयोग कर चिल्लाते हुए देख लिया था।
इसलिए मैं खुद सामने से फोन करके आपका हाल चाल पूछती रहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है जो संभाला नहीं जा सकता तो आप मुझसे कह सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं हैं तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। भाभी के इतना कहते ही विभा के मन का गुबार फूट पड़ा। उसने 9 सालों से चल रही पति और सास की ज्यादतियों के बारे में शिखा को बता दिया। कुछ दिनों बाद विभा की बड़ी ननद की गोद भराई के कार्यक्रम में देने के लिए सियाजी ने विभा से उसकी माँ की आखिरी निशानी कान के झुमके मांगे। बहू, तुम्हारे पास जो मीनाकारी किए हुए झुमके हैं वह तुम्हारी ननद को गोद भराई में दे देते हैं। अभी सोना बहुत महंगा है, बेकार में 50-60 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। पर माँ जी, वह मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। आप चाहें तो अपने बेटे से कहकर नया जेवर खरीद ले या हमारी हैसियत अनुसार सगुन का लिफाफा कर दीजिए। वैसे आपके पास भी तो हैं कान के झुमके, अंगूठियां, सोने की चैन, सोने के कड़े, उनमें से कुछ दे दीजिए। मुझे शादी में चढ़ाई गई जेवर पहले ही आप दीदी की शादी में दे चुकी हैं। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी हरगिज नहीं दूंगी। विभा ने हिम्मत के साथ कहा। सास ने नाराज होते हुए बात को गलत तरीके के साथ अनुराग के सामने रखा। अनुराग ने इसे अपनी माँ का अपमान समझा और विभा को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। उसने गुस्से में विभा के भाई को फोन लगाया और बोला, समझाओ अपनी बहन को, एक जेवर के लिए इसने घर में कलह मचा रखी है। अगले ही दिन विभा के भाई भाभी आते हैं। जीजाजी, अगर आप यह सोचते हैं कि हम गलत का साथ देंगे तो यह सरासर गलत है। आपको किसी भी सूरत में विभा दीदी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वह आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती। बदले में उन्हें क्या मिला? ताने और घुटन भरी जिंदगी। आपने अपनी पत्नी की खुशियां अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दी। दीदी ने सामने से हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे खूब पूछने पर उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। अगर आज के बाद आपने दीदी पर हाथ उठाया तो हम आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। हम नहीं चाहते कि दीदी का घर टूटे, पर आप लोग अपनी हद भूल जाओगे तो दीदी के लिए हमारे दिल और घर में जगह रहेगी। यह मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा या लावारिस है। उनके भाई भाभी हैं उनके साथ। आपको दीदी को पत्नी का हक व जगह देनी होगी। हर रिश्ते का अपना स्थान होता है, यह आपको समझना होगा। शिखा ने अनुराग से हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई भाभी अनुराग को समझाकर चले गए। इस घटना के बाद अनुराग और उसकी माँ सियाजी को एहसास हो गया कि विवाह अकेली नहीं है। उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बात बढ़ गई तो समाज में उनकी भी जगहसाई हो सकती है। बेटी की शादी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अनुराग का बसा बसाया घर टूट सकता है। उसके बाद अनुराग अपने आप पर काबू रखना सीख गया। पत्नी पर हाथ नहीं उठने लगा। अब शांति और प्यार का वातावरण था, क्योंकि अब उसकी खुशियां सासू माँ के पास गिरवी नहीं थी। अनुराग ने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।